याद रखें। उनका एक लेख भी, एक शोधपरक लेख भी इस विशेषांक में शामिल है। डॉक्टर ज्योति चावला इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में अनुवाद अध्ययन की प्राध्यापिका हैं। पिछले 15 वर्षों से अनुवाद अध्ययन पढ़ा रही हैं। इसके साथ साथ वे हिंदी की एक महत्वपूर्ण कवयित्री और कथाकार हैं और उनकी हिंदी आलोचना में भी दखल है और अनुवाद चिंतन के क्षेत्र में निश्चित तौर पर आने वाले समय में उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक देखने को मिलेगी। आदरणीय ज्योति। शुक्रिया गंगा जी, आदरणीय जयप्रकाश कर्दम जी, अलेसंद्रा जी, रविकांत जी, बोरा जी, देवशंकर नवीन जी, गंगा जी, विरोठा जी और बाकी सभी को मेरा नमस्कार। और आज हम विश्व अनुवाद दिवस पर बात कर रहे हैं। अभी तक 2 वक्तव्य हो चुके हैं और बीच में बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी नवीन जी की थी कि हम ऐसी भाषा या ऐसे प्रयोगों से बचें जो इस ओर संकेत करें कि इस तरह के डेरिवेटरी कमेंट्स हमें सुनने को मिले या देखने पढ़ने को मिले, उनकी बात हम ना करें। पर मैं नवीन जी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए कहूँगी कि मेरा क्योंकि विषय ही ये दिया गया है तो मुझे इस पर बात करनी पड़ेगी। और अगर मैं उनकी बात से सहमत भी हो जाती, खाली एक जिस लेस पे लेस इंटरव्यूज की बात इन्होंने की कि वुमेन इधर भी ब्यूटीफुल और फेथफुल, खासतौर पर नवीन जी ने संकेत दिया कि पत्नी के लिए या प्रेमिका के लिए, प्रेमिका अगर ईमानदार होगी तो खूबसूरत नहीं होगी और खूबसूरत होगी तो ईमानदार नहीं होगी। तो मैं इस एक टिप्पणी को नवीन जी के कहने पर मैं वापस ले भी लेती और मानना भी करती। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हम अनुवाद के परिदृश्य पर, खासतौर पर स्त्री दृष्टि से जब हम बात करते हैं, जेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात करते हैं, तो यहाँ ऐसे शब्दों की भरमार है। एक बार नहीं, बार थिंकर्स ने ऐसी भाषा का प्रयोग किया है जो बहुत ही सेक्सिस्ट भाषा है। अगर आप अनुवाद की बात कर रहे हैं और मूल पाठ की बात कर रहे हैं, मुझे भी यहाँ 2 शब्द फिर से स्पष्ट करूँगी, मूल पाठ और अनुवाद, इसको लेकर अगर आप बिल्कुल प्राथमिक समय से, जहाँ से हम वेस्टर्न थियरी की शुरुआत मानते हैं और आज तक, ट्रांसलेशन ने एक लंबी यात्रा की है। मैं अपनी क्लास में भी अपने स्टूडेंट्स के साथ अक्सर ही बात करती हूँ और बहुत क्लिशे हम लोग सुनते हैं अनुवाद के बारे में कि अनुवादक एक प्रपंचक होता है, अनुवाद का कार्य 2 दर्जे का होता है, अनुवाद केवल नकल मात्र है। और वहाँ से लेकर आज तक जब हम कहते हैं कि ट्रांसलेशन डिग्रेड्स द टेक्स्ट, जब तेजस्वी रंजना बोलते हैं कि ट्रांसलेटर इन्वेड करता है, ट्रांसलेटर अब देखिए मेरी भाषा देखिए, मेरी भाषा भी सतात्मक है, मेरे पास कोई शब्द नहीं है उसको व्यक्त करने के लिए, मैं ट्रांसलेटर बनी हूँ तो मुझे एड्रेस करने के लिए ताहे कहीं प्रयोग करना है। तो वहाँ से लेकर यहाँ तक की इस यात्रा में अनुवाद की और अनुवाद अध्ययन की और अनुवादकों की और अनुवाद चिंतकों की जो भूमिकाएं बदली हैं, उस सब पर हमें स्त्रीवादी दृष्टि से विचार करने की जरूरत है। और कर्दम जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जब भी कोई हाशिए पर विमर्श बात करता है, अपने अधिकार की बात करता है, विमर्श का सवाल उठाता है, तो वह विमर्श का सवाल केवल एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए ना होकर उन सभी के लिए होता है जिसे हम तथाकथित भाषा कहते हैं। तो भाषा पर बात करेंगे क्योंकि स्त्रीवादी दृष्टि से मुझे बात करनी है, मुझे विषय दिया गया है अनुवाद और स्त्रीवाद, जबकि ये सिर्फ स्त्रीवाद नहीं है, हम जेंडर की बात करेंगे। क्योंकि जेंडर जब हम बोलते हैं तो सारे जेंडर्स आ जाएंगे, जिसमें मेल फीमेल से लेकर आज जितने अलग अलग आयामों की हम बात करते हैं। अनुवाद का जो विमर्श है, अगर हम बिल्कुल शुरुआत से बात करें तो क्योंकि समय सीमित है लेकिन मैं बहुत थोड़ा जल्दी खींचूंगी इसे। अनुवाद की हम शुरुआत से बात करें, जहाँ से हम अनुवाद पर बात करने की शुरुआत करते हैं, वहाँ उसकी अप्रोच बेसिकली लिंग्विस्टिक अप्रोच थी। आज भी हम भाषाई दृष्टि से ही अनुवाद पर ज़्यादा बात करते हैं कि अनुवाद मूलतः है क्या। अनुवाद एक भाषा से दूसरी भाषा में की जाने वाली एक गतिविधि है, लेकिन वहाँ से लेकर आज उत्तर आधुनिक या उत्तर संरचनात्मक दृष्टि से अगर मैं उसकी बात करूँ तो अनुवाद की एक लंबी यात्रा है, जहाँ अनुवाद केवल एक भाषाई गतिविधि नहीं है। सवाल ये नहीं है कि अनुवाद कैसे करें, सवाल ये है कि अनुवाद क्यों किया जाता है, अनुवाद हम करते क्यों हैं। और क्योंकि मैं ज़्यादा स्त्रीवादी दृष्टि से बात कर रहा हूँ तो मैं एक कोट से शुरू करूँगी और उसके बाद मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊँगी। जॉन फ्लोरियर का कोट है, बिकॉज दे आर नेसेसरीली डिफेक्टिव, ऑल ट्रांसलेशंस आर रिप्यूटेड फीमेल्स। और एक और कोट है सुदेन दे लातिन वियरे का है, हाउ का, आई एम अ ट्रांसलेशन बिकॉज आई एम अ वुमन। अब ये जो 2 कोट मैंने कहे, ये दोनों कोट आपको संकेत करेंगे सेकंड सेक्स किताब की ओर, जहाँ सिमोन दे बुआ लिखती हैं कि जहाँ वो स्त्री को सेकंड सेक्स के रूप में या दूसरे एक 2 नागरिकता जहाँ स्त्री की बात करती हैं, उस ओर मैं संकेत करना चाहती हूँ।
जब मैंने कहा कि ट्रांसलेटर एक इन्वेडर है और जब मैंने कहा कि ट्रांसलेटर एक ट्रेडर है, इसी पूरी यात्रा में आप अनुवाद अध्ययन और स्त्री विमर्श की पूरी यात्रा को देख सकते हैं ट्रांसलेशन की दृष्टि से। जब हमने ट्रांसलेटर को इन्वेडर कहा या ट्रांसलेटर को, मैं कुछ एक कोर्स है, मैं क्योंकि नवीन जी ने कहा उसलिए मैं बहुत सारे उदाहरण इसके बाद आपसे बात करूंगी। बहुत ही महत्वपूर्ण काम है इस दिशा में शेरी सिमोन का ट्रांसलेटिंग जेंडर, जिसमें उन्होंने कई सारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट चिंतकों की बात का जिक्र किया है। और एक बहुत महत्वपूर्ण लेख अगर आप पढ़ सकें तो जरूर पढ़िएगा, जेंडर एंड द मेटाफोरिक्स ऑफ ट्रांसलेशन, लॉरी चैम्बरलेन का लेख है। वो इन्हीं मेटाफोरिक्स की वो संकेत करती हैं जिन मेटाफोरिक्स को लेकर हम कह सकते हैं कि बहुत ही सेक्सिस्ट कमेंट्स हैं। अनुवाद मूलतः, जब हम अनुवाद की बात कर रहे हैं और खासतौर पर जब हम पश्चिमी सिद्धांत की दृष्टि से बात करें, तो हम हमेशा मानते हैं कि जो मूल है वह क्या है, वही केंद्र में है, और जो ट्रांसलेशन है वो बेसिकली सिर्फ नकल है। और उसी तरीके से जब हम जेंडर की बात करते हैं तो जेंडर की दृष्टि से भी, जैसा अभी करदर जी ने कहा कि स्त्री की कुछ भूमिकाएं तय है कि वो रमणीय हो, चारु हो, कमनीय हो, सुंदर हो, आकर्षक हो, वह केवल एक सर्विस प्रोवाइडर की तरह हमें अपने समाज में दिखाई देती है। जबकि अनुवाद में भी जब अनुवादिकाएं या अनुवाद चिंतक जब इस दृष्टि से बात करते हैं तो इसी ओर संकेत करते हैं कि जब हम ओरिजिनल और ट्रांसलेशन, मूल और टारगेट, पैटर्नल और मैटरनल, प्रॉपर्टी और टेनेंट, और मेरे बहुत सारे शब्द प्रयोग हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ओरिजिनल एंड इमिटेशन, प्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन, एक्टिव एंड पैसिव। तो इसमें जितने भी आपको ताकतवर शब्द दिखाई दे रहे हैं वे सारे मूल के लिए हैं, और जितने भी डेरिवेटिव वर्ड्स हैं जो उससे निकले हैं, यानी जिसके बिना, उन मूल के बिना जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, वे सारे अनुवाद की दृष्टि से उपयोग किए गए हैं। यानी अनुवाद मूलतः मूल पर निर्भर एक ऐसी गतिविधि है, यदि मूल ना हो तो अनुवाद ना हो। तो अनुवाद की इस फ्रोजन से फ्लूइड तक की इस यात्रा में बहुत सारे चिंतकों का योगदान है, जिसमें वे ये मानते हैं कि अनुवाद का काम मूलतः केवल एक लिखे हुए पाठ को अनुवाद कर देना नहीं है, कि केवल एक इनविजिबल हैंड की तरह दिखना नहीं है, बल्कि वहाँ पर वो ट्रांसलेटर की इनविजिबिलिटी की बात पर प्रश्न खड़े करते हैं और ट्रांसलेटर की विजिबिलिटी का सवाल उठाते हैं कि अनुवादक दृश्यमान क्यों नहीं है। हम में से अक्सर लोग समझते हैं जब वो टेक्स्ट पढ़ रहे होते हैं कि अनुवाद जो है वह वही अच्छा है जो जिस फ्लॉलेस हो, जिसे पढ़ते हुए कहीं भी कोई बाधा ना आए। इस तरह के पाठ को लॉरेंस पिलूटी, जिनका कि बहुत महत्वपूर्ण काम है ट्रांसलेटर इनविजिबिलिटी, वो कहते हैं कि ऐसा जो प्रक्रिया है अनुवाद की, जिसे हम डोमेस्टिकेशन कहते हैं, जहाँ हम मूल के शब्दों को एक दूसरी भाषा में डोमेस्टिकेट कर देते हैं और उसके फॉरेन तत्व का, जैसा आपने भी जिक्र किया कि जब मुझे चादर और मेखला बोलना है तो चादर और मेखला बोल के मैं समझा सकती हूँ, साड़ी बोल के मैं नहीं समझा सकती। जब आप साड़ी बोलेंगे तो असम खत्म हो जाएगा, असम की संस्कृति उसमें से गायब हो जाएगी। तो इस तरह की जो प्रयोग है कि जहाँ पर मूल को लेकर और अनुवाद को लेकर, सोर्स को लेकर और टेक्स्ट को लेकर जो अलग अलग भाषा है या अलग अलग प्रयुक्तियाँ हैं, उस पर विचार करने की जरूरत है। जहाँ तक मैंने सेक्सिस्ट भाषा का प्रयोग किया था, एक और प्रयोग है इसमें आफ्टर बेबल में जॉर्ज स्टेनर ट्रांसलेटर को पेनिट्रेटर कहते हैं। ट्रांसलेशन इज बेसिकली पेनिट्रेशन, यानी वह दूसरी संस्कृति में पेनिट्रेट करती है। अब ये जो प्रतीक हैं, इन प्रतीकों की यदि हम बात करें तो ये सारे के सारे प्रतीक बहुत ही पितृसत्तात्मक है, बहुत ही सेक्सिस्ट है। आप अनुवाद पर बात करते समय भी आपकी भाषा एक खास जेंडर को लेकर बायस्ड है। होमर के ट्रांसलेशन में द्रांते बात करते हैं कि ट्रांसलेशन यहाँ पर एक मिस्ट्रेस की तरह है। अगर मिस्ट्रेस यानी वही इस तरह जो उसकी भूमिका केवल रमणीय और कमनीय की है, वो एक मिस्ट्रेस की तरह है। यदि वह मूल को संतुष्ट कर पाई तो वह एक अच्छा अनुवाद है, यदि वह मूल को संतुष्ट नहीं कर पाती है तो उसे दूसरों के लिए खुला छोड़ दिया जाए। अगले विद्वान चिंतक का नाम मैं भूल रही, वहां वे कहते हैं ट्रांसलेटर एक ऐसी वाइफ के रूप में है जिसका काम मूलतः मूल रचना को संतुष्ट करना है, यानी उसे वैसा का वैसा फिर से क्रिएट कर देना है जैसा वो है। अगर यदि वह नहीं करती है तो वह एक अच्छा अनुवाद नहीं है। तो वाइफ, पेनिट्रेटर, मैटरनल, प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन और इस तरह के सेक्सिस्ट कमेंट जो भाषा में हैं, मिस्ट्रेस और आदि आदि, ये एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे हैं। और इसी तरह की भाषा, इन्हीं तरह की प्रयुक्तियों की वजह से ही सत्ता विमर्श की अनुवाद में बात होने लगी, ट्रांसलेशन की पॉलिटिक्स की बात होने लगी, ट्रांसलेशन में स्त्री विमर्श की बात होने लगी, ट्रांसलेशन को स्त्री की दृष्टि से
पढ़ रही हूँ आपके सामने। शेरी सिमोन लिखती हैं, For feminist translation, fidelity is to be directed toward neither the author nor the reader, but toward the writing project, a project in which both writer and translator participate. अब ये जो धारणा है जिसे हम अनुवाद अध्ययन का मूल कह सकते हैं, जिसकी ओर अभी संकेत किया जा रहा था कि 1980 के बाद अनुवाद के परिदृश्य पर जो बड़ा परिवर्तन आया, जहां अनुवाद को मूलतः एक फ्रोजन टेक्स्ट न देकर एक फ्लूइड टेक्स्ट के रूप में कहा गया। फ्लूइड मतलब जहां अनुवाद कर देने के मतलब मूल रचना के लिखे जाने के बाद यदि अनुवाद जनता में है तो वह रचनाकार की मूल रचना है और अनुवादक केवल अनुवादक एक इनविजिबल हैंड है जो उसे ट्रांसलेट कर दे रहा है। लेकिन जब हम फ्लूइड ट्रांसलेशन कह रहे हैं तो मैं यहाँ देरिदा की मदद दूंगी। देरिदा कहते हैं कि ट्रांसलेशन लिबरेट्स द टेक्स्ट, ट्रांसलेशन पार्ट को लिबरेट करता है, और वो जब लिबरेट करता है तब हमारे जैसे अलग अलग विमर्शों के लोग उस पार्ट के अलग अलग अर्थ निकालते हैं, और इस तरह वे पार्ट फ्लूइड पार्ट हो जाता है। जब मैं एक रचना को पढ़ते हुए उसका स्त्रीवादी पाठ करूं, करदम साहब उस रचना को पढ़ते हुए उसका दलितवादी पाठ करें, कोई अन्य रचनाकार उसको अन्य पाठक उसे पढ़ते हुए उसका एक अन्य पाठ करे, ये उस पाठ की फ्लूइडिटी की ओर संकेत है कि एक पाठ अपनी निर्मिति के बाद जब पब्लिक डोमेन में आता है तो वह पाठ पाठक का पाठ है। और इसी की प्रमाण है कि हमारे सामने ऐसी बहुत सारी रचनाएं हैं जिन पर हमने नए नए समय में नए नए तरीके से बात की। अभी उन्होंने रामायण का जिक्र किया, सच्ची रामायण। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जहां हम देखते हैं प्रेमचंद की कहानियों पर बाद में बहुत विवाद हुए कि प्रेमचंद ने कफन कहानी में क्या कहा और बाद में उसका पाठ अलग तरीके से हुआ। तो ये जो मल्टीपल रीडिंग है, ये जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मीनिंग है, यही मूलतः हमारे इस पूरे विमर्श का, खासतौर पर अनुवाद के सत्ता विमर्श का केंद्र है, जिस पर कि हमारा अनुवाद विमर्श केंद्र है। अब मैं आपको कुछ एक उदाहरणों के साथ बात करती हूँ। हमारे पास जब हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, खासतौर पर मैं हिंदी भाषा के उदाहरण, अंग्रेजी भाषा के कुछ उदाहरण दूंगी क्योंकि मेरे पास उन्हीं दो भाषाओं की मेरी, या पंजाबी भी हो सकते हैं, जितनी भाषाओं को मुझे ज्ञान है उस आधार पर कहूँ तो हमारे पास कुछ एक शब्द है जिन्हें हम मूल शब्द कहते हैं और उनसे निकले हुए उनके डेरिवेटिव मीनिंग यानी उससे बने हुए अगले शब्द। जैसे अगर मैं कहूँ तो पति से बना हुआ शब्द पत्नी, लड़का से बना हुआ शब्द लड़की, राजा से बना हुआ रानी, अध्यापक से बना हुआ अध्यापिका, ऐसे अनेक शब्द, डॉक्टर से नौकरानी, पंडित से पंडिताइन, ब्राह्मण से ब्राह्मणी आदि अनेक शब्द हमारे पास ऐसे हैं जहाँ पर हम कह सकते हैं कि मूल शब्द अंग्रेजी का मूल शब्द पितृसत्तात्मक शब्द है, पितृ शब्द है, जबकि उसके डेरिवेटिव जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे के सारे स्त्रीवादी शब्द हैं या स्त्री को संबोधित करने वाले शब्द हैं। तो ये भाषा का पितृसत्तात्मक पक्ष, भाषा का ये पितृसत्तात्मक रवैया उस ओर संकेत करता है जहाँ पर विचार किए जाने की जरूरत है। जब किसी पाठ को एक फेमिनिस्ट ट्रांसलेटर किसी पाठ को जब ट्रांसलेट करेगी तो वो उसे कैसे पढ़ेगी, और एक नॉन फेमिनिस्ट या कहें न्यूट्रल, हालांकि बड़ी एक चलताऊ सा एक फ्रेज है अनुवाद के लिए, कहा जाता है कि अनुवाद एक निरपेक्ष क्रिया है ना, एक मासूम सी हरकत है जिसे हम करते हैं एक भाषा से दूसरी भाषा में। अक्सर कहा जाता है कि एक बोतल से दूसरी बोतल में पलटते हुए जो छूट जाता है वही अनुवाद है, या अनुवाद कुछ जोड़ना छोड़ना। तो ये सब जो क्लिशे है अनुवाद को लेकर, ये अनुवाद की एक सीमित परिभाषा यानी उसकी लिंग्विस्टिक अप्रोच तक ही सीमित है। लेकिन जब हम अनुवाद में छूट जाता है और जो जुड़ जाता है, इस फ्रेज को जब हम पकड़ेंगे तो उसके अंदर आपको मिलेगा अनुवाद का सांस्कृतिक विमर्श की जो छूटता और जुड़ता है, ये यूं ही नहीं हो जाता, इसके पीछे भी पूरी एक राजनीति है। कदम साहब चले कि मैं उनके लिए उदाहरण का जिक्र कर सकती थी यहाँ पर। शरण कुमार लिम्बाले की एक आत्मकथा है अक्कर माशी, उसका ट्रांसलेशन किया सूर्य नारायण रणसुभे ने, और उस अनुवाद में यानी कि मराठी से हिंदी के उस अनुवाद में एक प्रसंग उन्होंने अनुवाद करते वक्त छोड़ दिया। जब बात हुई इस मुद्दे पर कि इस प्रसंग को क्यों छोड़ा गया, तो चिंतकों का या तथाकथित विद्वानों का ये कहना था कि ये पाठ का जो ये अंश है शायद अनुवादों को इसकी जरूरत महसूस नहीं हुई होगी। फिर वही सवाल आता है सौंदर्य शास्त्र का कि हमारी भाषा का एस्थेटिक्स क्या मांग रहा है और पाठ क्या मांग रहा है। उसमें उस प्रसंग को उठाया गया जहाँ पर शरण कुमार लिम्बाले की आत्मकथा का वह हिस्सा था जो उनके जीवन की आपबीती पर क्यों संकेत करता है, जहाँ वे दिखा रहे हैं किस प्रकार उनकी जाति या समुदाय के लोग किस प्रकार अपना जीवन यापन करते हैं, चमड़ा उतारकर या जानवरों का मांस उतारकर। उस प्रसंग को अनुवादक ने न जाने किस मनस्थिति को ध्यान में रखते हुए उस प्रसंग को वहाँ से हटा दिया
और मेरा सवाल यही पर है कि ये जो छूटा, क्या ये छूटा उतना ही मासूम था जिसका कि हम जिक्र कर रहे हैं, एक बोतल से दूसरी बोतल में से पलटने वाला, या जानबूझकर कुछ बूंदों को नीचे गिरा दिया गया? इस पर विचार करने की जरूरत है। दूसरा एक टेक्स्ट है सेकंड सेक्स, जिसका जो मूलतः फ्रेंच की रचना है, फ्रेंच से वो अंग्रेजी में अनुवाद हुई, अंग्रेजी से हमने उसे स्त्री अस्मिता के रूप में, स्त्री उपेक्षिता के रूप में प्रभा खेतान का अनुवाद पढ़ा। प्रभा खेतान के अनुवाद के बारे में कहा जाता है कि वह अनुवाद भी अधूरा है क्योंकि उन्होंने पूरी किताब का अनुवाद नहीं किया है, कुछ प्रसंगों को उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन ये घोषित रूप से उन्होंने छोड़ा है, उन्होंने कुछ सिलेक्टिव पोर्शन ही अनुवाद किए हैं। लेकिन जब अंग्रेजी ट्रांसलेटर ने उसका ट्रांसलेशन किया तो उसका ट्रांसलेशन करते समय उन्हें शायद ऐसा महसूस हुआ होगा, ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि बहुत सारे प्रसंग जिसमें सिमोन द बुआ बॉडी की बात कर रही है, वुमेन बॉडी की बात कर रही है, वुमेन साइकी की बात कर रही है, वुमेन के अलग अलग पक्षों की बात कर रही है, शायद अनुवादक को ये लगा होगा कि तथाकथित सौंदर्य शास्त्र में या तथाकथित पाठ की मांग में उस हिस्से की जरूरत नहीं है। इसीलिए इसी तरह से एक एमफिल एक बच्ची ने यहीं से की थी, द रूम ऑफ वंस ओन पर। मैं उसकी वाइवा में आई थी और मैंने उस किताब को अनुवाद की दृष्टि से तब जब पढ़ा, उसमें भी यही प्रसंग था कि किस प्रकार, किताब के टाइटल का नाम है रूम ऑफ वंस ओन, वर्जीनिया वुल्फ। तो वर्जीनिया वुल्फ के बारे में कहा है कि वर्जीनिया वुल्फ ने जो ये पाठ लिखा वो बड़ा मतलब भटका सा है या थोड़ा बिखरा सा है। सवाल फिर वही है कि जब उसे अनुवाद किया गया तो क्या उसे पूरा अनुवाद किया गया या उसके अनुवाद में कुछ छूटा? तो ये जो छूटने और जुड़ने की जो एक बहुत संरचनागत प्रक्रिया है अनुवाद में, अनुवाद की प्रक्रिया पर भी बात करने की जरूरत दो दृष्टि से है। एक उसकी लिंग्विस्टिक अप्रोच जो कि यूजुअली हम लोग करते हैं, ज़्यादातर लोगों से जब हम अनुवाद की बात करते हैं तो वो लिंग्विस्टिक अप्रोच की बात करते हैं कि अनुवाद करते समय ये छूट जाता है, ये जुड़ जाता है, अनुवाद ऐसे होता है, अनुवाद की प्रक्रिया में विश्लेषण, अंतरण, पुनर्गठन होता है। और दूसरी है उसकी प्रक्रिया जिसकी हम बात करें उत्तर संरचनागत, यानी संरचना से ऊपर की बात। जो पाठ में कहा गया, जो शब्द लिखे हैं, उन शब्दों के मायने क्या हैं। जैसे मैंने कि आपको कुछ शब्दों के उदाहरण दिए, ये भाषा के प्रतीक हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये आपको समझना होगा कि ये सारे के सारे शब्द जहाँ मूल वित्तसत्तात्मक है और डेरिवेटिव शब्द स्त्री सूचक हैं, वे केवल भाषा की समस्या नहीं है, वे भाषा की ऊपरी संरचना की समस्या है जहाँ भाषा बनती है, जहाँ हम भाषा बनाते हुए तय करते हैं कि निर्धारक की भूमिका में कौन होंगे और आदेश मानने वाले कौन होंगे। जैसा कि अभी जिक्र भी किया गया कि हम किस तरीके से तथाकथित एक खास वर्ग को ऊपर और कुछ वर्गों को नीचे रखते हैं, उस प्रक्रिया की ओर संकेत है। लेखक कहते हैं ट्रांसलेशन इज ऑफ कोर्स रीराइटिंग ऑफ एन ओरिजिनल टेक्स्ट। अब वो जो रीराइटिंग यहाँ कह रहे हैं, जैसा मैम ने बार बार कई शब्दों का प्रयोग किया, भाषांतरण, रूपांतरण, अनुवाद, लेकिन जब लेखक रीराइटिंग शब्द का प्रयोग करते हैं तो उनका रीराइटिंग केवल पुनर्अनुवाद या पुनर्लेखन नहीं है। उनका रीराइटिंग शब्द अलग व्याख्या की मांग करता है, क्योंकि ये वह रीराइटिंग नहीं है जैसे कि उन्होंने कहा कि माधव कंदिली ने रामायण का अनुवाद किया, या और जो भारतीय साहित्य में बहुत सारे हमारे जो आधुनिक भारतीय भाषाओं में जो फिर से रात कथाएँ लिखी गई है, बहुत सारा साहित्य सृजा गया, उससे अलग लेखक उस और संकेत करते हैं जहाँ रीराइटिंग का मतलब राइटिंग ऑफ हिस्ट्री है, राइटिंग ऑफ क्रिटिसिज्म है, राइटिंग ऑफ अ न्यू टेक्स्ट, जिससे कि एक नई अवधारणा तैयार होती है किसी समय के लिए, किसी समाज के लिए। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुवाद करते समय विलियम जोन्स ने कुछ प्रसंगों को छोड़ दिया, ये कहकर कि उनके तथाकथित एस्थेटिक्स में वो सूट नहीं करता। तो ये जो रीराइटिंग है, इस रीराइटिंग में बहुत संभव है कि रचना तो चली जाए, लेकिन रचना का मर्म अनुवाद में नहीं जा पाएगा, जिसकी चर्चा सिमोन द बुआ भी करती है, और खासतौर पर शेरी सिमोन का जिक्र करें जेंडर इन ट्रांसलेशन, उसमें वे विशेष रूप से इसका जिक्र करती है। जेंडर एंड द मेटाफोरिक्स ऑफ ट्रांसलेशन में इसके एक रास्ता सुझाती हैं। जेंडर मेटाफोरिक्स ऑफ ट्रांसलेशन में लॉरी चैम्बरलाइन जो बात करती है कि किस तरह के हमारी भाषा में शब्दों के जो प्रयोग हैं उनके मायने क्या हैं। जैसे अगर दो शब्द हैं, प्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन, हम सब जानते हैं रिप्रोडक्शन शब्द का मतलब क्या है। खासतौर पर बच्चे की जन्म की प्रक्रिया को रिप्रोडक्शन ही कहा जाता है। आप जानते हैं प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन का मायने क्या है। यहाँ ट्रांसलेशन को यानी मूल को प्रोडक्शन और ट्रांसलेशन को रिप्रोडक्शन कहा गया है।
उसी तरीके से समाज में यदि हम देखें तो प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन का मतलब है प्रोडक्शन वो प्रक्रिया जो मूलतः घटित होती है, रिप्रोडक्शन उसका बाय प्रोडक्ट यानी कि बच्चे का जन्म। तो ये जो प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन भाषा के प्रयोग जिनका कि जिक्र लॉरी चैम्बरलेन करती हैं और उनकी पूरी किताब में आपको ऐसे पूरे लेख में ऐसे कई प्रयोग मिल जाएंगे जिन्हें हम कह सकते हैं कि बहुत ही जेंडर बायस्ड, सेक्सिस्ट या पितृसत्तात्मक शब्द हैं, जहाँ पर मूल की या ताकतवर की कुर्सी पर हमने मूल रचना को रखा है और अनुवाद के अलग अलग शेड्स को, अनुवाद के अलग अलग रूपों को उसके नीचे यानी उसे निम्नतम पद पर रखा है। तो इस तरीके से इसे देखने की ज़रूरत है और इसका हालांकि बहुत थोड़ा सा इलॉजिकल भी कह सकते हैं, क्योंकि जब हम भाषा की बात करते हैं तो अक्सर हमारे साथ समस्या क्या है कि जब हम भाषा की बात करते हैं और भाषा की निर्मिति की बात करते हैं तो हम दोनों अलग अलग होकर बैठते हैं। तो भाषा की बात करेंगे तो सिर्फ लिंग्विस्टिक्स पर बात होगी, लिंग्विस्ट बात करेंगे, और जब भाषा के सामाजिक पक्ष की बात होगी तो समाज की चिंतक या समाज चिंतक अलग से उस पर बात करेंगे। ज़रूरत है दोनों को साथ में बैठकर भाषा की बात करने की, और इसी कारण हमें ऐसे बहुत सारे शब्द जिसका कि संकेत फ्रोटो ने अपने यहाँ किया है, जॉन फ्रोटो ने अपने यहाँ किया है कि उन्होंने कई नए शब्द क्रिएट करने की मांग की और कहा कि ऐसे शब्द जो हमारे समाज में प्रयुक्त होते हैं, जो मूलतः इस ओर संकेत करते हैं कि वे शब्द पुरुष सूचक हैं या मेल के केंद्रित हैं, उन सभी शब्दों को उनमें स्त्रियों की भूमिका को रेखांकित करने के लिए उन्होंने कुछ भाषा में प्रयोग सजेस्ट किए। और उन्होंने कहा कि ऑथर, जब हम ऑथर कहते हैं, रचनाकार कहते हैं, तो हमारे दिमाग में ऑथर का मतलब पुरुष ही आता है आसानी से, क्योंकि अभी उस तरह की प्रयुक्ति नहीं होती है। तो उन्होंने एक नया शब्द को सजेस्ट किया, ऑथर में ओ की जगह उन्होंने अंडरलाइन करके ई, ऑथर, ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर, या ह्यूमन में एम कैपिटल, या ऐसे बहुत सारे शब्द जहाँ पर ये सूचित किया जा सके कि प्रयोग जिस शब्द के लिए किया जा रहा है उसका जेंडर क्या है। और ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा अधिवादी प्रयोग है, थोड़ा सा अधिवादी मांग है, लेकिन सवाल भी वही है कि जब हम ये बोलते हैं कि अनुवादक एक प्रपंचक होता है, तो मेरे पास क्यों एक शब्द नहीं है कि अनुवादक एक प्रपंचिका होती है या प्रपंचक होती है, मैं क्यों नहीं बोल पाती, मैं क्यों नहीं बोल पाती कि ट्रांसलेटर इन्वेडर होता है, घुसपैठिया होता है, या अनुवादक घुसपैठिया होती है, मेरे पास क्यों शब्द नहीं है, क्योंकि ये शब्द उसी भाषाई समाज में निर्मित हुए हैं जहाँ पर हमारी या स्त्री की भूमिका को उतना प्रोमिनेंटली नहीं देखा गया, या उनके हाथ में भी निर्णायक भूमिकाएं नहीं रही जिससे कि शब्दों का निर्माण उनके अनुकूल हो सके। इस तरह के जिन प्रयोगों को उन्होंने संकेत किया, मैंने आपके सामने कुछ एक हार्मोन्स के और फ्रोटो के सजेशन है वो मैंने आपको बताए। उसके अतिरिक्त सर मैंने स्ट्रैटेजीज अनुवाद में अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं, वो केवल स्त्री साहित्य के लिए नहीं, दलित साहित्य के लिए भी, आदिवासी साहित्य के लिए भी, और वेस्ट में कहीं तो ब्लैक लिटरेचर के लिए भी, कि जब हम किसी पाठ का अनुवाद करें, अनुवाद करते समय हम उसकी सप्लीमेंट करें, उसमें ऐसे प्रयोग करें जिससे कि जिस विशेष वर्ग, समाज या समूह की बात यहाँ की जा रही है उसे हम मतलब एक तरह से प्रोमिनेंटली उसे हम अंडरलाइन कर सकें। और इसके लिए वो संकेत करती हैं कि इनकी स्ट्रैटेजीज की ओर प्रीफेसिंग एंड फुटनोटिंग, सप्लीमेंटिंग और सबसे ज़्यादा हाईजैकिंग। अब ये हाईजैकिंग फिर एक अतिवादी शब्द है। अगर हमने कहा सप्लीमेंट कर दीजिए कि अगर आप मान लीजिए कोई शब्द है और उसके बारे में हम कुछ ज़्यादा व्याख्या करना चाहते हो तो सप्लीमेंट करके या फुटनोटिंग करके उसे व्यक्त कर दीजिए। लेकिन जब वो हाईजैकिंग कहती है तो एक एक्सट्रीम स्टेप की ओर संकेत कर रही है कि जब कोई पाठ अनुवाद करते समय भाषाई सीमा के दायरे में ना आ पाए या अपने अनुसार जिसे हम एक पर्टिकुलर जेंडर को केंद्रित करते उस पाठ की व्याख्या करना चाह रहे हैं कि ना हो पाए तो उसका एप्रोप्रिएशन, अनुकूलन या हाईजैकिंग किया जाए। ये सब कह सकते हैं कि थोड़े अतिवादी स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन किसी पाठ को जब हम अनुवाद करते हैं, अनुवाद करते समय जब कोई एक भाषा उस पर अगर हावी है, और मैं उदाहरण के रूप में यदि कहूँ कि अगर मुझसे कहा जाए कि काशीनाथ सिंह के काशी का 80 का अनुवाद कीजिए, तो क्या मैं उस काशी का 80 का अनुवाद ऐसे कर पाऊंगी जैसे मैं करना चाहती हूँ? पढ़ा है आप लोगों ने काशी का 80?
किसी ने? तो उसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो जिसे हम अपने भाषा में अब्यूजिव लैंग्वेज कहते हैं, और वो सारे अब्यूजेस खास तौर पर हम देखते हैं कि स्त्री और स्त्री के शरीर पर केंद्रित होते हैं। तो जब एक स्त्री रचनाकार या स्त्री ट्रांसलेटर जब ऐसे शब्दों को ट्रांसलेट करेगी या ऐसे टेक्स्ट को ट्रांसलेट करेगी, तो ट्रांसलेट करते समय उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा? क्या वह केवल एक मूक दर्शक बनकर, एक इनविजिबल हैंड बनकर ट्रांसलेशन करके पैसा लेकर या अपने उद्देश्य की परिणति के बाद वो निकल जाए, या एक थिंकर होने के नाते, एक अनुवाद की उत्तर आधुनिक चिंतक होने के नाते, या एक उत्तर आधुनिक अनुवादक होने के नाते उसे उसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत है? ये दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं कि किस तरीके से अनुवाद किया जाए या अनुवाद करते समय किन किन बिंदुओं का ध्यान रखा जाए। क्या हम अनुवाद, और एक नवीन जी यहाँ बैठे हैं, नवीन जी के साथ जब नवीन जी हमारे साथ थे तो हम लोगों ने एक सेमिनार किया था सर, ट्रांसलेशन इन पावर और ट्रांसलेशन इन जेंडर। तो गीता धर्मराजन जिन्होंने कृष्णा सोबती के साहित्य का अनुवाद किया है, उन्हें मैंने फ़ोन किया कि मैम आप आइए, और क्योंकि आपने कृष्णा सोबती का ट्रांसलेशन किया है तो आप अपनी जो स्ट्रैटेजीज थी ट्रांसलेशन की, क्योंकि कृष्णा सोबती का साहित्य बहुत ही स्त्री केंद्रित साहित्य और स्त्री विमर्श का साहित्य है। उन्होंने मुझे कहा कि बच्चे मैंने अनुवाद तो किया है, लेकिन मैंने अनुवाद को स्त्री दृष्टि से नहीं किया, मैंने सिर्फ अनुवाद किया है। तो मैंने उनसे पूछा कि जब इस तरह के प्रयोग आए शब्दों के तो आपने क्या किया? तो उसमें बहुत सारी पंजाबी की गालियाँ हैं, पंजाबी की प्रयुक्तियाँ हैं, या बहुत तरीके से मित्रों मर जानी पड़ेंगे आपको, ऐसे बहुत सारे प्रयोग हैं जो बहुत ही स्त्री केंद्रित है या स्त्री विमर्श केंद्रित है। तो उन्होंने कहा कि मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने सिर्फ पाठ का अनुवाद किया है, मेरे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी एक जेंडर बेस्ड टेक्स्ट को ट्रांसलेट करने की। तो ये एक दृष्टि है अनुवाद करने की, और एक दृष्टि जो गायत्री स्पिवाक महाश्वेता देवी का ट्रांसलेशन करती है तो वो दूसरी दृष्टि रखती है। ये दो दृष्टियाँ हैं जिस पर कि हमें विचार करने की जरूरत है कि क्या हमें सिर्फ एक इनविजिबल हैंड बन के, जो कि आज तक अनुवाद की गतिविधि में होता रहा है, आप मैक्सिमम किताबें अनुदित किताबें उठा लीजिए, आपको कवर पर अनुवादक का नाम नहीं दिखेगा। ये वही इनविजिबल हैंड है जो पिछले सालों से ट्रांसलेट करते आ रहे हैं, और उसी का परिणाम है कि अनुवाद की भूमिका आज भी दोयम दर्जे की हम मानते हैं। और यदि दूसरी तरफ से अगर हम इस दृष्टि से बात करें कि हम अनुवाद चिंतक की दृष्टि से या विमर्शकार की दृष्टि से या एक उत्तर आधुनिक चिंतक की दृष्टि से यदि हम बात करें, तो हमें उसमें हस्तक्षेप करना होगा। हमें ये सवाल खड़ा करना होगा कि जिस तरह की भाषा का प्रयोग समाज में हो रहा है, जिस तरह की भाषा से हम समाज में पाठ को लिख रहे हैं या समाज को संबोधित कर रहे हैं, वे पाठ किस तरीके से किसी खास वर्ग या किसी खास समाज के लिए कितने अपमानजनक भी हो सकते हैं। तो इस तरह के प्रयोग पिछले कुछ दिनों से हो रहे हैं, अनुवाद इस तरह के किए जा रहे हैं, और उसी का एक परिणाम है कि फ्रेंच का इंग्लिश ट्रांसलेशन, फ्रेंच में लिखित द सेकंड सेक्स का इंग्लिश ट्रांसलेशन दोबारा ट्रांसलेट होकर आया है पाठ, और वे कहा जा रहा है कि वे कंप्लीट पाठ है जिसकी अनुवादिका शब्द काफ़ी है, स्त्री है। जब एक पाठ को एक पुरुष, खासतौर पर स्त्रीवादी पाठ को जब एक पुरुष ट्रांसलेट करता है और एक स्त्री ट्रांसलेट करती है, तो उस दृष्टि में क्या अंतर है, इस पर विचार करने की जरूरत है। ठीक उसी तरीके से स्त्री उपेक्षिता का भी नया अनुवाद हिंदी में आया है। अब हमें, क्योंकि प्रभा किताब ने ही पहला ट्रांसलेट किया, इसलिए उस पर बहुत बात नहीं की जा सकती, लेकिन अंग्रेजी के ट्रांसलेशन पर इस दृष्टि से जरूर विचार किया जाना चाहिए कि जो प्रसंग पहले अनुवादक ने यह सोचकर कि ये गैर जरूरी प्रसंग है या उनके सौंदर्य शास्त्र के अनुसार अनुकूल प्रसंग नहीं है, उसको अब स्त्री अनुवादिका ने या अनुवादिका ने किस प्रकार उसका प्रयोग किया, क्या स्ट्रैटेजी उसमें लगाई है, और क्या उस स्ट्रैटेजी में उसका काम भी क्या केवल एक इनविजिबल हैंड की तरह है, क्या वे केवल ट्रांसलेट करके निकल गई हैं, या वे फुटनोट के माध्यम से या प्रीफेस के माध्यम से या एपिलॉग के माध्यम से कुछ कह रही हैं या उस चिंतन में अपना हस्तक्षेप कर रही हैं। हम अपने यहाँ अपने विश्वविद्यालय में भी जो ट्रांसलेशन के प्रोजेक्ट्स करवाते हैं अपने स्टूडेंट को, चाहे वो एमए के स्टूडेंट हो, पीजीडीटी के हो या पीजीसीआर के हो, हमारी दृष्टि अनुवाद के साथ साथ अनुवाद की प्रक्रिया पर भी केंद्रित है। हमें जानना चाहते हैं अपने स्टूडेंट से कि वो किस तरीके से अनुवाद की प्रक्रिया को देख रहे हैं। क्या उन्होंने भी दुपट्टे की जगह स्कार्फ लिख दिया है, क्या उन्होंने भी रोटी की जगह ब्रेड लिख दिया है, या उनके पास रोटी के लिए कोई रोटी शब्द है और रोटी शब्द को कहने की और नीचे उसको एक्सप्लेन करने की ताकत है या माता है। तो ये दृष्टि है कि क्या ये जो होमोजेनाइजेशन है, ये जो डोमेस्टिकेशन है, क्या ये स्ट्रैटेजी क्या वास्तव में अनुवाद की सही स्ट्रैटेजी है, या वास्तव में उन फॉरेन वर्ड्स की जो अनुवाद में बाधा उत्पन्न करते हैं उनको भी एक स्ट्रैटेजी के रूप में, एक रणनीति के रूप में पाठ में शामिल किए जाने की जरूरत है। तो ये सब
कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने की। और ख़ासतौर पे मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से जिक्र करती हूँ भाषा के स्ट्रक्चरल और पोस्ट स्ट्रक्चरल अप्रोच पर, कि जब भाषा की स्ट्रक्चरल अप्रोच है वो केवल भाषा के बाहरी तत्व की बात कर रही है, बाहरी निर्मिति की बात कर रही है, लेकिन भाषा की पोस्ट स्ट्रक्चरल अप्रोच उसकी बात करती है जिस स्थिति में, जिन कारणों से भाषा में ऐसे प्रयोग किए जाते हैं, भाषा ऐसी निर्मित होती है। तो हमें जब भी किसी पाठ को, किसी टेक्स्ट को जब हम पढ़ें या किसी भाषा के किसी मुद्दे पर जब हम बात करें या विचार करें या चिंतन करें, तो ज़रूर सोचें कि क्या केवल ये भाषाई दृष्टि से है या इसके पीछे कुछ सच्ची सामाजिक सांस्कृतिक अप्रोच भी है। धन्यवाद।